सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। वेलकम टू माय चैनल लर्न दैन टीच। सबसे पहले हम मेरी पहली वीडियो है इस चैनल की। तो इस पहली वीडियो के अंदर मैं आपको एक कोर्स है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका एक पहला टॉपिक है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड द रोल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोडक्ट ऐसा सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम इस चीज़ को भूल जाएँ कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या होती है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ कि सॉफ्टवेयर होता क्या है असल में। कि अ सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवरी ऑन डिज़ायर्ड आउटकम। ठीक है, अब ये डेफिनेशन तो बेसिक है। अब कुछ लोगों को ये डेफिनेशन पढ़नी तो आती है, लिखनी भी आती है, लेकिन समझ नहीं पाते कि ये डेफिनेशन क्या है, क्या रही है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन असल में क्या है, क्या रही है। द मेन पर्पस ऑफ इट इज़ टू अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम। मतलब हमारे पास कुछ डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं। हमारे पास हार्डवेयर होता है। हम हार्डवेयर को यूज़र को हार्डवेयर तक कैसे पहुंचाएं, अब उसका एक ज़रिया होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब कुछ डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं जो हम अचीव करते हैं इस चीज़ के अंदर। तो हमारे पास हार्डवेयर होता है। ठीक है, अब हार्डवेयर क्या होता है हमारे पास? हार्डवेयर एज वी नोन डेट दे आर टेंजिबल डिवाइसेस। मतलब हार्डवेयर का हमें पता है क्या वो हार्डवेयर क्या होता है? टेंजिबल डिवाइसेस होती हैं। अब लाइक इनपुट एंड आउटपुट हो गया हमारे पास, वेरीफाइड डिवाइसेस हो गई हमारे पास, और टेंजिबल डिवाइसेस हो गई हमारे पास। और हमारे पास हो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? हमारे हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, अब हम एक यूज़र है। अब एक यूज़र है वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के पास, डायरेक्ट हार्डवेयर के पास तो नहीं जाएगा कि मुझे ये चीज़ करनी है। वो डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सेस डायरेक्ट नहीं कर सकता वो। तो अगर एक यूज़र हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है किसी लैपटॉप के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल के एप्लीकेशन के ज़रिए, तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे हमारे पास, या प्राइवेसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो डायरेक्ट हमारे पास एक्सेस नहीं हो सकता वो। सो हमारे पास यूज़र क्या करेगा? सो यूज़र विल यूज़ सम ऑफ द एप्लीकेशंस टू एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूज़र क्या करेगा? वो कुछ एप्लीकेशंस यूज़ करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेगा जो कि हार्डवेयर को एक्सेस करेंगी। ठीक है ना। अब यहाँ देखें देखें जैसे हमारे पास एक यूज़र है। ठीक है, अब यूज़र पहले जाएगा एप्लीकेशन पे वो अपनी वर्किंग करेगा। ठीक है, अब वो एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम फिर एक्सेस करेगा हमारे हार्डवेयर को। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है, और प्रोग्रामिंग टूल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें पता ही क्या होता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ पूरे सिस्टम को देख रहा होता है कि ये सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है हमारे पास। ठीक है, पूरे सिस्टम को देख रहा होता है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं हमारे पास? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जैसे हमारे पास हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट अप सिस्टम आ गया। ठीक है, कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो रहा है, बूट होते होते चल रहा है। ठीक है, अब यूटिलिटीज़ के अंदर सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। और मैं अब जैसे कि हमारे पास बहुत सारी फॉर्मेटिंग आ जाती है, जैसे हमें सिस्टम को फॉर्मेट किस तरीके से करना है, बूट किस तरीके से करना है, तो हमारे पास किसके अंदर आ जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। अब आजकल तो हमारे पास यूटिलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आ जाते हैं। और इसी तरह हम बात करें डिवाइस ड्राइवर की, तो डिवाइस ड्राइवर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि कोई भी डिवाइस है हमारे पास, जैसे हमारे कीबोर्ड ले लेते हैं, माउस ले लेते हैं, उसके भी अलग से हम ड्राइवर्स करते हैं। ठीक है, अब उनके बगैर तो हमारे पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं करता। तो इसीलिए डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। अब तो डायरेक्ट ऑनलाइन आ गए हैं हमारे पास ये चीज़ें, तो जिसके ज़रिए हम डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके ज़रिए वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है ना, जनरल पर्पज़ आ जाते हैं और कस्टमाइज़ आ जाते हैं। ठीक है, अब जनरल पर्पज़ क्या होता है हमारे पास कि जो पब्लिकली होता है, मतलब जो हर कोई यूज़ कर सकता है। जैसे MS ऑफिस ले लेते हैं हम अपना कोई भी हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर ले लें, ज़्यादातर आजकल तो बहुत चल रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे पब्लिकली हैं, मतलब वो हर कोई यूज़ कर सकता है। उसमें कोई हमारी रोक टोक नहीं है कि कोई स्पेसिफिक यूज़ करेगा। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास होता है कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब किसी भी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ले लें हम, अब उनका अपना अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं हम स्कूल की, अब उसके अंदर पर्टिकुलर लोग होते हैं, कम लोग होते हैं जो वो यूज़ कर रहे होते हैं। एक पूरा सिनेरियो बना हुआ होता है उन लोगों का जो वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एम्बेडेड सिस्टम पे आ जाते हैं। अपने एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं हमारे पास? जैसे कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमने कोई इंस्टॉलेशन कर दिया, अब वो इंस्टॉलेशन के हिसाब से ही वर्क कर रहा है बस।
अब जैसे हमारे पास एक एयर कंडीशनर की एग्जांपल ले लेते हैं, एसी हमारे पास, कि जब तक हम एसी को रिमोट के ज़रिए कोई टास्क परफॉर्म करने को नहीं देंगे तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक टास्क हुए हुए हैं कि वो यही काम कर सकता है सिर्फ, ठीक है। अब उसके अंदर बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स। अब प्रोग्रामिंग टूल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, सी प्लस, जावा, पाइथन और बाकी और भी लैंग्वेजेस हैं जो अब अभी मेरे जहन में नहीं है। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं कि हमारी जो कोडिंग की लैंग्वेज होती है उनको वो ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कंपाइलर आ गया और इंटरप्रेटर आ गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी चीज़ क्या आती है, डेवलपमेंट टूल्स। अब ये एक टाइप के एडिटर्स होते हैं ये, जिसके ऊपर हम अपना पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं। प्रोग्राम लिखने के बाद हम एक ही बार में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, जो हम मेनली पढ़ेंगे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के हिसाब से हम कोई भी एप्लीकेशन, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे हमारे पास व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब उसको हम डायरेक्टली तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली तो हमारे पास वो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, मतलब एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम हो भले, या हमारे पास मैक ओएस हो, या फिर भले हमारे पास विंडोज़ हो, कुछ भी हो, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम नीड होना चाहिए, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक गाड़ी की तरह काम करता है, एक व्हीकल की तरह काम करता है, जो हमें हमारी एप्लीकेशन तक पहुंचाता है, ठीक है। अब वो व्हीकल है, ऑपरेटिंग सिस्टम अब हमें लेकर जा रहा है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ, जो कि हमारे पास हमारा व्हाट्सएप है, ठीक है। अब इस पूरे सिनेरियो को हम एक इंस्ट्रक्शंस के अंदर मतलब कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो हमारे पास पहले आ जाता है कि इंस्ट्रक्शन, मतलब हमारा इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, प्रोवाइड फंक्शन एंड डिज़ायर्ड फीचर्स। मतलब एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए पहले इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे हमें कि उसके फीचर्स कैसे हैं, मतलब वो किस तरह वर्क करती है। दूसरी चीज़ हमारे पास फिर डेटा स्ट्रक्चर आ जाती है कि उस एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, हम उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी हम कहना चाहें इससे, कि उसकी पूरी सॉफ्टवेयर की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि ये सॉफ्टवेयर है कैसा, ये वर्क कैसे करेगा, इसकी कितनी हमारे पास डाउनलोडर्स हैं, जो भी हम कहना चाहें, ठीक है। अब इसके बाद प्रोडक्ट के मेन फीचर पे आ जाते हैं कि मेन चीज़ क्या है हमारे पास। प्रोडक्ट के 4 हमारे पास टाइप वो हैं कि एक प्रोडक्ट किस तरह की होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कितने वक्त के अंदर हम उसको मार्केट के अंदर उतारेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होती है हमारे पास, कि हमारे पास से सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमें एक कॉस्ट डिसाइड कर लेनी चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम इतनी कॉस्ट रखेंगे तब हम ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आ जाती है हमारे पास, शेड्यूल आ जाता है। अब शेड्यूल के एक वक्त आ जाता है कि इस वक्त तक हमें एक सॉफ्टवेयर को अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या आ जाती है हमारे पास, क्वालिटी। अब क्वालिटी, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के बारे में डिस्कशंस वगैरह कर लेनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हम बना लेंगे लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो वो वापस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे मेन हमारा चीज़ जो है ना वो आती है, क्वालिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब चौथी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, स्केल एंड चेंजेस। मतलब अगर जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर को हमने अपनी मार्केट में उतार दिया, ठीक है। अब मार्केट में उतारने के बाद अब कस्टमर्स कह रहे हैं कि यार हमें ये चेंजेस चाहिए, यार इसमें ये मज़ा नहीं आ रहा, तो हम उसमें सर्टेन चेंजेस कर भी सकते हैं। बट लेकिन हम पहले ही ये कस्टमर को कह देंगे कि इतने मंथ्स के अंदर आपको चेंजेस करवानी है, अगर नहीं करवाएंगे तो आपको इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास बेसिकली व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।